हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राकेश एंड वेलकम टू आरके स्टडीज़। आज हम मैथ्स पेडालॉजी के 30 क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर ये आपका क्वेश्चन पेपर है 2021 जनवरी का, फर्स्ट पेपर का। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन पूछ रहा है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि उसका परिमाणिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को? क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कितने बॉक्स बन सकते हैं, ऐसे कितने बॉक्स बन सकते हैं जिसमें हम 48 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर वाले 48 वर्गों को, यानी कि 1 सेंटीमीटर वाले ऐसे वर्ग होंगे बहुत सारे 48, तो 48 को हम इस बॉक्स में व्यवस्थित कर पाएँ। ऐसे कितने बॉक्स बनेंगे, आइए समझते हैं। फर्स्ट बनेगा अपना 1 इंटू 48 सेंटीमीटर का, दूसरा बनेगा 2 इंटू 24 सेंटीमीटर, तीसरा बनेगा 3 इंटू 16 और अगला बनेगा 4 इंटू 12। 5 से कोई ऐसा वर्ग नहीं बनेगा, 6 से बनेगा 6 इंटू 8, 7 से नहीं बनेगा, 8 से ऑलरेडी बना चुके हैं, 9 का नहीं बनेगा, 10 का नहीं बनेगा, 11 का नहीं बनेगा, 12 13 अब बना चुके हैं। अब इसके बाद कोई वर्ग नहीं बनेगा। तो टोटल कितने हो गए ये? 1 2 3 4 और 5। तो ऐसे कितने बॉक्स बनेंगे? टोटल 5 बॉक्स। तो क्वेश्चन आंसर नंबर 3 हो जाएगा अपना सही जवाब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, विद्यालय की एक सभा में कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? बहुत आसान सा सवाल है, अगर जिसने सवाल सही से पढ़ लिया वो इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएगा। ये कोई रूही है, यहाँ पे खड़ी है पंक्ति में, इसका नंबर है 19वां नंबर है दोनों तरफ से, यानी कि इधर भी कितने जने होंगे रूही के? 18, और इधर भी रूही के जने कितने होंगे? 18। तो टोटल कितने हो गए? 18 और 18 36, और एक रूही खुद भी है ना साथ में बीच में, तो टोटल हो गए 37। आंसर इसका 2 नंबर सही हो जाएगा, आपका आंसर नंबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? चलो, नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन आपका बोलता है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा था। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? देखिए, अस्मिता एक लड़की है जो 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंच गई थी। 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंची, मतलब वो पहुंची आपकी 8:15 बजे। 8:15 पे अस्मिता गोष्ठी में पहुंच गई। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। सहकर्मी होगा कोई, राहुल, रमेश, सुरेश, कोई भी हो सकता है। आधा घंटा पहले पहुंची, यानी कि रमेश कब पहुंचा? आधा घंटे बाद। अस्मिता के आधा घंटे बाद मतलब 8:45 पे पहुंचा आपका सुरेश, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से था। 40 मिनट देर से पहुंचा है, यानी कि उसको कितने बजे पहुंचना था? इसमें से 40 मिनट कम करेंगे, 8:05 पे उसको पहुंच जाना चाहिए था। गोष्ठी का सही समय क्या हो जाएगा? 8:05। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा इस केस में। ठीक है दोस्तों, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? देखिए, आपने क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ लिया ना, तो आपने आधी जंग तो जीत ली। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, एग्ज़ाम में घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे सरल सब्जेक्ट है मैथ्स आपका। क्वेश्चन नंबर 34, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सोल्व करेंगे 34। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यानी कि 50, 100 का आधा कितना होता है? 50, तो 50 से अधिक हो गई संख्या। यह 6 दहाई मतलब 60, 6 दहाई मतलब होता है 60, 60 से अधिक है, और 8 दहाई होता है 80, 80 से कम है, 80 से कम है। इसके अंकों का योग 9 है, और इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। संख्या क्या है?
तो संख्या आपकी होगी 60 से 80 के बीच में, यानी कि 60 से बड़ी होगी और 80 से छोटी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आपको ऑप्शन से सोल्व करना है। पहले देखिए कि 60 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है और जो कि 80 से छोटी हो। तो 72, 72 आपकी इन दोनों के बीच में आ रही है। 63 भी आपकी इन दोनों के बीच में आ रही है। 54 नहीं आ रही, 54 60 से छोटी है, ये ऑप्शन आपका यहीं पे कट जाएगा। 81 आपका अगेन 80 से बड़ा है, ये भी ऑप्शन यहीं से कट जाएगा। यानी कि कुल मिला के आपके पास बचते हैं 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन में देखना है कि इनके अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो 72 का भी 9 हो रहा है और 63 का भी 9 हो रहा है। ठीक है, अगली लाइन पढ़ते हैं। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। फर्स्ट ऑप्शन में है 72, दहाई का अंक 2 गुना, 2 का 2 गुना तो 4 होता है, यहाँ पे 7 है, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका कट गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है अपने पास 63, जिसमें इकाई का अंक 3 है और दहाई का अंक 6 है, जो कि इकाई के अंक से डबल भी है। तो आपका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपका क्या कह रहा है? विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई है। ये क्वेश्चन आपका हर बार सीटेट के हर एग्ज़ाम में फिक्स है। ऐसी एक लिस्ट दे देंगे आपको जिसमें रेट दे रखी होगी और फिर नीचे कुछ स्टेटमेंट दे रखा होगा, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोहेल ने 1 पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल, 1 पैकेट स्केच पेन, 1 कैंची, चमकीले कागज़ की 5 शीटें और 1 पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, आराम से सोल्व करते हैं इसको, लाइन से लाइन चलेंगे। सबसे पहले क्या खरीदा सोहेल ने? 1 पैकेट क्रेयॉन। 1 पैकेट क्रेयॉन की कीमत अपने लिखी हुई है, अपन जानते हैं कितनी होगी, 15.50। 15.50। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे 2 पैकेट पेंसिल के लिए। पेंसिल का 1 पैकेट कितने रुपए का है? 14 रुपये का। 14 रुपये का है ना यहाँ पे। तो 2 पैकेट कितने के हो गए? 28 रुपये के। 28 रुपये, 28.00। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे 1 पैकेट स्केच पेन। 1 पैकेट स्केच पेन की रेट लिखी है 22.50 रुपये, तो यहाँ लिख देंगे 22.50। 22.50 लिख दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 1 कैंची खरीदी जो कि 17 रुपये की है। 17 रुपये लिखा है ना यहाँ पे, 17 रुपये, तो ये 17.00। इसके बाद उसने खरीदी चमकीले कागज़ की 5 शीटें। देखना दोस्तों, इसमें चमकीले कागज़ की शीट का अमाउंट दे रखा है 2 रुपये 50 पैसे। तो अगर 5 शीटें खरीदेगा तो कितना हो जाएगा? 7 रुपये 50 पैसे। 7 रुपये 50 पैसे लिख देते हैं यहाँ पे। और फिर इसने एक चीज़ और ख़रीदी है लास्ट 5 शीटों के बाद, 1 पैकेट सजावटी स्टिकर। 1 पैकेट सजावटी स्टिकर की कीमत क्या है? 5 रुपये। अगेन 5 इसमें और जोड़ देंगे। उनको कितना भुगतान करना पड़ेगा? सबकी टोटल करेंगे, आपका टोटल भुगतान आ जाएगा। ठीक है, टोटल भुगतान आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 35 में। ठीक है, तो 35 का आंसर बताएंगे। टोटल कितना हो गया इसका? 100 रुपये 50 पैसे। इनकी टोटल 100 रुपये 50 पैसे हो रही है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी। ये वाला क्वेश्चन भी हमेशा फिक्स है, हमेशा फिक्स है ये क्वेश्चन। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं और नॉर्मली भी कर सकते हैं। ठीक है, बताता हूँ कैसे। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40। 23:40 टाइम आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि ये 24 घंटों का टाइमिंग कैसे चलता है। 23:40 यानी कि 12 के बाद 13, 14, 15, 16 ऐसे बजेगी। तो 23:40 का मतलब होता है 11:40 रात के, यानी कि PM। ठीक है दोस्तों, PM पे ये चलता है और मुंबई 1 जून को पहुंचता है। मई में हम जानते हैं 31 दिन होते हैं, तो 31 को नहीं पहुंचा और उसके अगले दिन यानी कि दूसरे दिन ये पहुंचा है, तीसरे दिन पहुंचा है सुबह 5:15 बजे। 5:15 का मतलब AM होता है, 5:15 AM पे पहुंचा है। तो इस दोनों टाइम का डिफरेंस निकालना है दोस्तों अपने को। रेलगाड़ी की यात्रा में कुल कितना समय लगा, इसके लिए अपने को दोनों का डिफरेंस निकालना है। मैं आपको बता रहा था कि इसको अपन ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से इसको कैसे सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं। 23:40 11:40 पे निकला और तो अगले दिन 11:40 तक तो इसने सफ़र किया ही है।
अगले दिन रात की 11:40 PM तक इसने सफ़र किया है। यानी कि अब उसके बाद इसको 5:15 तक सफ़र करने के लिए कितना समय लगेगा? तो 11:40 के बाद 5:15 तक कितना समय होता है वही आपको देखना है अगले दिन। तो ऑप्शन से करने के लिए 20 मिनट तो आपको इसमें 11:40 में ऐड करने हैं और 5:15 पहुँचा है तो 15 मिनट ये और 5 घंटे, यानी कि 5 घंटे 20 मिनट ये और 15 मिनट आप उसके प्लस करोगे तो टोटल 35 मिनट होंगे। ऑप्शन में कहीं 35 मिनट आपको दिख रहा है? ठीक है, ऑप्शन में 35 मिनट दिख रहा है। नंबर 2 क्वेश्चन ये आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को अपन दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि वो 11:40 PM पे निकला था 30 मई को, तो 31 मई 11:40 तक कितना समय हो जाएगा उसको? टोटल 24 घंटे। 24 घंटे वो चल चुका है 31 मई तक और वो सुबह पहुंचा है 1 जून को। तो 1 जून को 11:40 के बाद 20 मिनट ये और ऐड कर लेंगे अपन इसमें, जो कि 31 मई तक ही रहेंगे। फिर 1 जून को 5:15 तक पहुंच गया था, तो 5:15 इसमें और ऐड हो जाएंगे 20 मिनट में प्लस 5.15, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 5 घंटे और 35 मिनट। ठीक है दोस्तों, अगले दिन उसने 5 घंटे और 35 मिनट का सफ़र और किया और उससे पहले 24 घंटे का कर चुका था। तो 24 घंटे और 5 घंटे और 35 मिनट दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपना? 29 घंटे और 35 मिनट। 29 घंटे और 35 मिनट कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2, यही आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ज़्यादा ही आगे बढ़ गए क्या? क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है आपका? देखिए दोस्तों, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। ऐसा नहीं कि मैथ्स में बड़ा क्वेश्चन आ गया तो छोड़ देते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और अगेन ऐसे क्वेश्चन को अपने को सोल्व कैसे करना है? ऑप्शन से सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले पूरा। एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। इससे अपने को कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, आगे पढ़ेंगे। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। देखिए दोस्तों, 5 अंकों की संख्या है ये, 2, 3, 4, 5, कोई भी संख्या हो सकती है। इसमें पूछ रखा है 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अपन जानते हैं कौन सी है? 2। तो 2 का वर्ग कितना होगा? 2 का वर्ग होगा 4। तो दहाई का स्थान तो अपना फिक्स हो गया, 4 ही रहेगा। देखिए कौन से में 4 है? फर्स्ट में है 4, ठीक है। सेकंड में नहीं है, सेकंड ऑप्शन आपका यहीं से कट गया। थर्ड में भी नहीं है, थर्ड भी आपका ऑप्शन यहीं से कट गया। फोर्थ में भी नहीं है, फोर्थ भी आपका यहीं से कट गया। देखिए दोस्तों, कितना इजी क्वेश्चन था ये। आप पहले ही डर रहे थे, केवल एक लाइन से ये क्वेश्चन ऑप्शन की सहायता से पूरी तरीके से सोल्व हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। अगेन बहुत सिंपल। 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा? यानी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इन तीनों का योग करना है और उसमें से क्या घटाएंगे तो 17,863 आ जाएगा। तो सिंपल सा आपको इन तीनों डिजिट्स का योग करना है। 8,008, 8,088 और 8,808, इन तीनों का योग करना है आपको। आपका योग आ जाएगा 24,904। 24,904 में से जब आप 17,863 घटाएंगे दोस्तों, तो शेष फल बचेगा 7,041, जो कि अपने को दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। फिर से आगे बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं एक बार। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। ठीक है, बाल्टी को, बड़ी बाल्टी होगी तो छोटे छोटे बर्तनों में भरना होगा। ठीक है, इनकी कोई रही होगी समस्या तो इनको पानी छोटे बर्तनों में भरने की दिक्कत आ रही है। अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। बढ़ते हैं आगे। बाल्टी में भरे समस्त पानी को
एक मग द्वारा 50 बार भरकर पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। तो मग की धारित क्षमता क्या होगी? मग की धारित क्षमता, देखिए दोस्तों ऑप्शन सारे देख लेंगे। मिलीलीटर में दे रखे हैं अपने को, मिलीलीटर में दे रखे हैं। तो सबसे पहले अपन 16 लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 16,000 लीटर पानी। ठीक है, बाल्टी में टोटल 16,000 लीटर पानी है। 16,000 मिलीलीटर पानी, सॉरी 16 लीटर 16,000 मिलीलीटर पानी। 50 बार भर के, तो सीधा इसको 50 से काटना है। कितनी बार कटेगा ये? 5 से 0 कट जाएगा। 5 से ये कटेगा 3 बार, फिर 1 बचेगा 10, फिर कटेगा 2 बार, फिर आएगा 0। 320 मिलीलीटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन। ऑप्शन किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको 320 मिलीलीटर? 4 नंबर ऑप्शन, ये इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? अगर किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया, 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपका क्या कह रहा है? चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये का किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। हर बार क्वेश्चन में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। देखिए, तो 2 किलोमीटर के लिए तो इन्होंने 50 रुपये फिक्स कर रखे हैं, यानी कि 2 किलोमीटर तक आप कहीं पे भी जाओ आपको 50 रुपये देने हैं। मंजू ने टोटल कितने दिए? 258 रुपये दिए हैं। तो 50 तो उसने 2 किलोमीटर के दिए हैं, बाकी बचे किलोमीटर के लिए उसने कितना रुपये दिया है? 258 में से 50 माइनस कर देंगे। 258 माइनस 50 कितना होंगे? 208। ठीक है, तो अब 208 रुपये उसने दिए हैं। कितने किलोमीटर के दिए होंगे? तो किलोमीटर का अपने को सीधा सा पता है, 1 किलोमीटर के लिए कितना ले रहा है? 16 रुपये ले रहा है हर बार। तो 208 रुपये के लिए उसने कितने किलोमीटर की यात्रा उसको कराई होगी? सिंपल है, 208 में अपन 16 का भाग दे देंगे। ये तो 50 रहने देते हैं। 2 किलोमीटर के लिए तो उसने 50 रुपये ले लिए पहले ही। अब 208 के लिए 208 रुपये उसने कितने किलोमीटर के लिए होंगे? 16 से डिवाइड करेंगे इसको, सिंपल इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपका आंसर आएगा, डिवाइड करेंगे, ये जाएगा आपका 13 बार, ये कटेगा आपका 13 बार। ठीक है, तो उसने 13 किलोमीटर के 208 रुपये लिए हैं और बाकी के 50 रुपये उसने 2 किलोमीटर के लिए। तो टोटल कितने हो गए? 13 + 2 किलोमीटर 15 किलोमीटर। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। ठीक है, मारिया और शहनाज कोई 2 लड़कियां हैं जिनके अलग अलग सब्जेक्ट में जो भी नंबर आए हैं। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों सारणी वाले टेबल वाले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इनका टोटल कर लेना है। दोनों के नंबर्स का टोटल करेंगे आप, दोनों के नंबर का टोटल करेंगे आप। टोटल करेंगे तो आपको टोटल करिए। चलिए फटाफट आप एक बार, आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, टोटल करिए। कितना आ रहा है टोटल? 390। ठीक है, इसका आ रहा है 390 और इसका भी आ रहा है 390, दोनों का सेम टोटल आ रहा है। अब बढ़ते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है? भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। भाषा यानी कि अंग्रेजी को छोड़ दीजिए, हिंदी को छोड़ दीजिए, ये दोनों भाषा के सब्जेक्ट है। इसमें मारिया ने शहनाज से ज़्यादा अंक किए हैं, तो मारिया के नहीं, ये तो गलत हो गया। इसमें तो इसके मारिया के कम है, ये ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन पढ़ेंगे, मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो मारिया ने
2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। देखते हैं, इसमें अधिक नहीं है, ठीक है, इसमें अधिक है, एक तो ये विषय हो गया, इसमें अधिक है, इसमें अधिक नहीं है, इसमें अधिक है, तीसरा इसमें भी अधिक है, 3 है, 2 नहीं है 3 है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। दोनों ऑप्शन कट गए, फर्स्ट और सेकंड। अगला बढ़ते हैं। गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक हैं। तो गणित और विज्ञान का एक बार योग कर लेंगे। गणित और विज्ञान 88 और 90, इसका तो होगा 88 और 90, शहनाज का होगा 78 और 82। तो ये इसमें कह रहा है मारिया के प्राप्तांक से अधिक है। नहीं, मारिया का ज़्यादा सामने दिख रहा है, मारिया का ज़्यादा है। तो लास्ट ऑप्शन बचता है मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। सिंपल, अपन ने पहले ही टोटल कर ली थी और यही ऑप्शन आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया। दोनों की टोटल समान आ रही है, 390 दोनों के आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 42। 42 में देखते हैं। अब आपके पेडागोजी शुरू हो गई है शायद। पेडागोजी के क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथ्स पेडागोजी भी सिंपल है। पेडागोजी में आपको सिर्फ 3 चीज़ें देखनी है। बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव कहाँ है, बच्चे का सबसे ज़्यादा दिमाग कहाँ लगाना पड़ रहा है, उसको लॉजिक कहाँ लगाना पड़ रहा है, और तीसरा देख रहा है कि वो बच्चा कॉन्टेक्स्ट में सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, वो अपनी चीज़ों को रियल लाइफ से जोड़ पा रहा है कि नहीं जोड़ पा रहा है। तो पेडागोजी के 90% सोल्व होने के आपकी चांसेस हैं। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? ठीक है, यानी कि गणित किस तरीके से पढ़ानी चाहिए। ठीक है, भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओपन एंडेड प्रश्नों से बचना नहीं चाहिए। ओपन एंडेड प्रश्नों को हमेशा बच्चों को देने चाहिए ताकि वो दिशाओं में सोच सके, अलग अलग दिशाओं में सोच सके। नेक्स्ट ऑप्शन, संकल्पनाओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पहले मैंने बोला था कि बच्चा कॉन्टेक्स्ट में समझ सके, कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को समझ सके, यानी कि संकल्पनाओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। क्यों भाई, क्यों बचना चाहिए? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, खुली पुस्तक परीक्षाएं भी देनी चाहिए बच्चों को। विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। नहीं, ये बात भी बिल्कुल नेगेटिव दिख रही है। निर्धारित कदमों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। बच्चा जिस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकता है, बच्चा हो सकता है किसी अलग तरीके से सोल्व करने की क्षमता रखता हो, तो उसको बिल्कुल उसका अवसर प्रदान करना चाहिए बच्चों को अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट आपका है 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपका क्या कह रहा है? गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, प्रश्न पढ़ लेना है, प्रश्न में ऑप्शन नहीं ढूंढना है। अब ऐसा नहीं कि ऑप्शन में जो सही है वही आपने सही कर दिया, या चीज़ जो आपको पॉजिटिव ऑप्शन में लगी वही ऑप्शन अलग से दे रखे हैं। ये जो हैं ये कुछ तथ्य हैं, ये तथ्य अलग से दे रखे हैं। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। हो सकता है आपको क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा हो और फिर भी आप गलत करके आ जाए अगर आपने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, चलो देखते हैं क्या पूछ रहा है। उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है? ठीक बात है। अगला बढ़ते हैं। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। ये भी बात अच्छी है। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। ये बात भी ठीक है। आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। ठीक है, ऑप्शन क्या है एक बार देख लेते हैं। ए व बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और सी और डी। ठीक है, इसमें आपको पता लगाना है कि कौन से ओपन एंडेड क्वेश्चन है और कौन से क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन शुरू करते हैं ए से। उस आयत का क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। तो ये सिंपल सा क्लोज एंडेड है। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन का उदाहरण है आपका, क्योंकि इसका एक ही कोई आंसर निकलेगा। ठीक है, जिसका एक ही आंसर निकलता है वो क्लोज एंडेड है, और जिसके ज़्यादा आंसर निकलने की संभावनाएं होती है वो ओपन एंडेड है। सिंपल सा है। तो ये तो आपका क्लोज एंडेड है। आगे बढ़ते हैं बी पॉइंट। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक यानी कि मीडियन 4 है। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती है जिनका मीडियन 4 आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ओपन एंडेड है।
नेक्स्ट सी नंबर, 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। ये भी सिंपल सा है। अभाज्य संख्याएं टोटल कितनी है 0 से 8 मध्य? 2, 3, 5 और 7, 4 संख्याएं। तो ये भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन है जिसका एक ही आंसर बन रहा है। आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। टीचर अगर ऐसा प्रश्न पूछता है कि आयतों के बारे में आपको जो भी जानकारी है मुझे बताइए, तो हर बच्चे का इसमें अलग आंसर होगा और लगभग सारे बच्चों के सही आंसर होने की इसमें संभावना है। यानी कि ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन है, खुले सिरे वाला क्वेश्चन है। तो अब क्या हो गया आपके पास, ए और सी तो आपके पास हो गए बंद सिरे वाले क्वेश्चन और बी और डी हो गए खुले सिरे वाले क्वेश्चन। तो ऐसा अपने को कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, जिसमें ए और सी बंद सिरे वाले हैं और बी और डी मुक्त सिरे वाले हैं या खुले सिरे वाले हैं या ओपन एंडेड हैं। तो ऐसा अपने को दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे पेडागोजी के क्वेश्चन में ही। पेडागोजी इतनी सिंपल है और लगभग सभी विषयों की एक जैसी है। आपने एक विषय की गणित की समझ ली तो आपको दूसरी की भी समझने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। प्रश्न ध्यान से पढ़ना, न्यूनतम लिखा है, न्यूनतम इस वर्ड को अंडरलाइन कर देना। न्यूनतम लिखा है, नहीं लिखा है, इसके अलावा लिखा है, ऐसा कोई भी ऑप्शन आ जाता है, ऐसा प्रश्न में कुछ भी लिखा आ जाता है तो प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। यानी कि कोई नेगेटिव पॉइंट या ऐसा पॉइंट जिसकी ज़रूरत कम है, ऐसा कोई पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट आपका आता है मूल्यांकन के परिणामों में प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना। ये बात भी ठीक है, मूल्यांकन किए इसीलिए जाते हैं कि आप शिक्षण में परिवर्तन कर सको। बच्चा अगर किसी एक तरीके से नहीं सीख रहा है तो उसको दूसरे तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं और ये आप मूल्यांकन के माध्यम से ही करते हैं, ये बात भी ठीक है। मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, बिल्कुल ये भी सही बात है। शिक्षक को हमेशा ये जानकारी होनी चाहिए कि मूल्यांकन का क्या तरीका है जो बच्चों के आत्मविश्वास पर सकारात्मक प्रभाव डाले, वरना अगर मूल्यांकन से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो बच्चा शिक्षण में रुचि नहीं लेगा। 4th ऑप्शन है छात्रों को गलत उत्तर के पूरे हल देना। यही बात गलत है और अपन से पूछा ही गलत गया था। ये बात गलत कैसे है, गलत उत्तरों के पूरे हल शिक्षक को कभी नहीं देना चाहिए। बच्चा जहाँ अटक रहा है वहाँ उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देनी चाहिए, पूरे हल उसको कभी नहीं देना चाहिए। 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि यही गलत है और ऑप्शन में न्यूनतम पूछा था, प्रश्न में हमको न्यूनतम पूछा था तो यही आंसर अपना सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 ने क्या कह रहा है आपको, रोहित ने अनुभव किया कि एक वर्ग, एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है, वह वैन हिल के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। यानी कि वैन हिल ने कुछ चरण दे रखे हैं मानस चिंतन के, उसके हिसाब से रोहित जो है वो कौन से चरण पर है। बच्चे ने क्या किया, रोहित ने समचतुर्भुज, एक वर्ग और आयत दोनों ही है, ऐसा उसने पहचान लिया, यानी कि उसने उसमें संबंध बना लिया है। क्वेश्चन नंबर 45 में रोहित ने संबंध बना लिया है, तो संबंध कौन से स्तर की निशानी है, संबंध आपका 3rd स्तर की निशानी है। क्वेश्चन नंबर 45 में आपका ऑप्शन नंबर 3 संबंध जो है वो सही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा फैक्चुअल भी है, इसमें अब ज़्यादा विश्लेषण करने जैसा कुछ है नहीं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46 आपको क्वेश्चन कह रहा है, किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है, क्रम संवरक गुण, क्रम विनिमय गुण, साहचर्य गुण, वितरण गुण। अगेन ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, ये संवरक गुण है, संवरक गुण इंग्लिश में जिसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो संवरक गुण ये आपका आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखना क्वेश्चन में वापस से नहीं है पूछ लिया है आपको, नहीं है मतलब फिर से कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढना है आपको। ठीक है, नहीं, ये आते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आपको क्वेश्चन को नहीं आते ही 2 बार पढ़ लेना है। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं।
गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। हाँ भाई, बात तो सही है। गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? अभी तो अपन ऊपर बात कर रहे थे कि सामाजिक प्रक्रिया है, समाज में ही संस्कृति है, संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट में सिखाना है बच्चे को, संस्कृति से उसके रियल लाइफ से जोड़ के सिखाना है। ये बात गलत है। ठीक है, फिर भी देखते हैं नेक्स्ट कोई अच्छा और कुछ मिल जाए नेगेटिव। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, नमूनों के अवलोकन और सामान्यकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। ठीक है, सिंपल बात है, ये अच्छी बात है। नमूना मतलब कोई भी आकृति वगैरह हो सकती है या कोई भी मूर्त सामग्री हो सकती है। बॉटल दिखा सकते हैं आप, कुछ भी दिखा सकते हैं, पेन दिखा सकते हैं, तो उससे बच्चों के ज्ञान का सर्जन होता है। सिंपल, सही बात है। नेक्स्ट ऑप्शन बढ़ेंगे। गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल सही बात है ये भी। तो आपका एक ही नेगेटिव पॉइंट है, वो है पॉइंट नंबर 2। यही आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा था। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, बढ़ें आगे। चलो, परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सिंपल सा पूछा है, पॉजिटिव ढूंढना है, कोई दिक्कत नहीं। संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बात तो ठीक है। फिर भी देखते हैं आगे कोई अच्छा ऑप्शन दिख जाए। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, नहीं, ये बात गलत है। अनुक्रम में नहीं पढ़ाना चाहिए। बच्चा जैसे सीखना चाहता है उसको वैसे सिखा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इस बात में। गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना चाहिए। तो ऐसी भी कोई बात नहीं है कि गणना से पहले संख्याओं को संख्या के रूप में लिखना चाहिए, ये बात भी ठीक नहीं लग रही है। अगला है डी, संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है, ये बात सही लग रही है, यानी कि ए और डी आपका ठीक लग रहा है। तो ए और डी दोनों किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3। तो 48 में आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन देखते हैं। गणित को बच्चन के जीवन के अनुभव, बस जीवन के अनुभव जहाँ पे भी आ जाता है आपका पॉजिटिव हो जाएगा, वो ही सही आंसर है। दूसरे ऑप्शन देखने की तक की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना, कोई ख़ास बात नहीं है ये। उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए नहीं पढ़ाते हैं, बच्चों को सिखाने के लिए पढ़ाते हैं। प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी के लिए, कंपटीशन के लिए अगेन हम नहीं पढ़ाते हैं। तो एक ही ऑप्शन आपका पॉजिटिव है और जो सही भी है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपका क्या कह रहा है? निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन, त्रिविम समझते हैं ना दोस्तों, 3D जिसको कहते हैं अपन, का स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? देखते हैं। एक संख्या चार्ट को, नमूने को पहचानना। संख्या चार्ट 3D आकृति नहीं है, आप जानते हैं 3D नहीं है, तो यहाँ पे 3D की समझ विकसित नहीं होगी। सुडोकू पहेली को हल करना, इसमें तो कोई सी भी आकृति नहीं है, ये तो सिंपल सा आप गणितीय तर्क से सोल्व कर लेंगे। चौपड़ आकृतियों को पहचानना, ये बात ठीक लग रही है, चौपड़ की आकृतियाँ 3D में होती है। फिर भी अगला ऑप्शन देखते हैं। आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना चाहिए। दंड आलेख अनेक 2D आकृति होती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3, चौपड़ आकृतियों को पहचानना, इज़ द ओनली राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 पे। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? भिन्न, फ्रैक्शन समझते हैं ना दोस्तों, जिसमें बटा बटी में लिखा जाता है 1/2, 5/4, 3/10, जो भी। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपका गिन तारा, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, इन सब के लिए काम आता है। तो गिन तारा तो ऑप्शन से हट जाएगा, ये फ्रैक्शन में काम नहीं आता है। जियो बोर्ड आपको अगेन आकृतियाँ समझाने के लिए होता है।
तो इसमें भी फ्रैक्शन का कोई लेना देना नहीं है। संख्या चार्टों के बारे में आप संख्याओं के बारे में जानेंगे, ये ऑप्शन भी कट जाएगा। क्रिजनियर छड़ें, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। क्रिजनियर छड़ें जो क्रिजनियर्स रोड्स होती है, दिखा देता हूँ आपको। क्रिजनियर्स रोड ऐसी होती है, नीचे फ़ोटो डाला था मैंने, कहीं ना कहीं शायद नहीं आया है। ठीक है, क्रिजनियर्स छड़ें होती है, बहुत नॉर्मल सी छड़ें होती है जिनका अनुपात जो है एक दूसरे से भिन्न होता है, अलग अलग होती है वो, तो उससे आप फ्रैक्शन आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फ़ोटो डालना शायद भूल गया हूँ मैं, आपको बाद में अलग वीडियो में दिखा दूंगा क्रिजनियर छड़ें कैसी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? बढ़ें आगे। क्वेश्चन नंबर 52, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अगेन नहीं पूछ लिया है, कान खड़े कर लीजिए फटाफट, कान खड़े करके इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर कान खड़े करके देना है आपको। ठीक है, पढ़ते हैं ऑप्शन। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। ठीक बात है, तर्क कौशल बिल्कुल महत्वपूर्ण है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, ये बात भी ठीक है। श्रेणीबद्ध होती है ना, अपन कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं तो श्रेणीबद्ध होता है ना, कि पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ो, फिर बाकी, यही होता है। तो श्रेणीबद्ध है, बिल्कुल सही बात है। अगला है, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर स्तर पर गणित में कल्पना, हाइपोथेसिस ज़रूरत पड़ती है, ये मार्क गलत होगा। ऑप्शन 14 पढ़ते हैं। गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, ये बात भी ठीक है। यानी कि अपना एक ही ऑप्शन नेगेटिव है, ऑप्शन नंबर 3, वही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। आज के लिए 8 क्वेश्चन और बचे हैं इस सेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 53, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक का मतलब होता है ऑर्डिनल नंबर में होना है, यानी कि कोई क्रम दिखा रहा है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूँ। ठीक है, इसमें बिल्कुल दिखा रखा है, क्रम ही दिखा रहा है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3री मंजिल पर रहता है तो क्रम हो गया ना। फर्स्ट मंजिल का क्रम हो गया पहला, दूसरी मंजिल का क्रम हो गया दूसरा, और तीसरी मंजिल का हो गया तीसरा। तो ये क्रम सूचक संख्या है, ये ही आपका सही जवाब हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी पढ़ सकते हो आप अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो। इस घर में 3 कमरे हैं, गलत बात है, ये क्रम सूचक नहीं है। प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य है, ये भी क्रम सूचक नहीं है। इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं, ये भी क्रम सूचक नहीं है। ये सब कार्डिनल नंबर हैं। ऑर्डिनल नंबर सिर्फ अपने पास एक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जिसमें ऑर्डर दिखाया गया है मंजिल का कि 3री मंजिल पर रहता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54, आगे बढ़ेंगे। शुद्ध कथन को पहचानिए। शुद्ध को पहचानना है, कौन सा सही है उसको पहचानना है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 54 में, यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उसका परिमाप भी समान होगा। ये बात बिल्कुल गलत है। किसी भी 2 आकृति का क्षेत्रफल अगर समान है तो उसका परिमाप कभी भी समान नहीं होगा। कभी कभी हो सकता है लेकिन हमेशा समान होगा, ये बात नहीं कह सकते। यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उसका क्षेत्रफल, अगेन वही बात कह रहे हैं, ये चीज़ें दोनों ही आपस में कट रही है, दोनों एक दूसरे की पूरक चीज़ें हैं, दोनों वैसे ही कट जाएगी। अगर आपने इस क्वेश्चन में कॉमन सेंस भी लगा लिया तो ये दोनों ऑप्शन तो एक दूसरे की ही बात कर रहे हैं, तो 2 ऑप्शन तो सही हो नहीं सकते, तो ये दोनों ऑप्शन वैसे ही कट जाएंगे। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, कहाँ होता है भैया? परिमाप तो सिंपल किसी भी मीटर किलोमीटर किसी में भी हो सकता है, जबकि क्षेत्रफल का तो मीटर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर ऐसा होता है मात्रक, तो ये बात भी गलत है। लास्ट एक ही ऑप्शन सही बचता है अपने पास, पढ़ लेते हैं क्या है। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, बिल्कुल सही बात है। उस किसी भी आकृति का आकार ही तो उसके, मान लो ये आयत है, इसका जो आकार है वो ही तो इसकी परिमाप का निर्धारण करेगा कि इसका परिमाप मतलब इसकी चारों भुजाएं क्या है, वो उसका निर्धारण उस आकार ही करेगा। तो बिल्कुल सही बात हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 में।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। इसमें अगेन 55 में आपको एक शुद्ध कथन को पहचानना है। ठीक है, पढ़ते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है, बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। हाँ, डाली तो जा सकती है, बात तो सही है। ठीक है, फिर भी देखते हैं आगे के ऑप्शन। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। नहीं, उसको प्राथमिक स्तर पर भी भिन्नों की संकल्पना का परिचय अपन दे सकते हैं, ये बात तो गलत हो जाएगी। आगे तीसरा ऑप्शन देखते हैं, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। जी नहीं, प्राथमिक स्तर पर केवल पूर्णांक जो प्लस में हैं, धनात्मक हैं, उन्हीं को समझाना चाहिए। बच्चे को ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो ये प्राथमिक स्तर नहीं होता, अगर यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर होता तो ये सही हो जाता, पर ये अभी प्राथमिक है तो ये भी हो जाएगा आपका गलत। अगला है, क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक। नहीं, क्षेत्रफल बच्चा बचपन में ही सीख जाता है कि कोई भी चीज़ कहीं पे रखी है तो वो कितनी जगह घेर रही है। ये बच्चा ये चीज़ें अपन उसको बचपन में सिखा सकते हैं, प्राथमिक स्तर पर सिखा सकते हैं। ये अगेन बात गलत हो जाती है, तो अपना एक ही ऑप्शन सही बचता है, ऑप्शन नंबर 1। ये आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 जो आपको कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। इसमें अगेन आपको एक शुद्ध कथन पहचानना है प्राथमिक स्तर के लिए। क्वेश्चन नंबर 56 में पढ़ते हैं ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए। ठीक है, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, संभ्रांति से बचने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत कराने चाहिए। ठीक है, ये भी कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 3, बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है, अन्य आकृतियों से दूर नहीं रखना चाहिए। आप त्रिभुज सिखा रहे हैं अगर बच्चों को, तो उसके सामने आप आयत, वर्ग कुछ भी रख सकते हैं और बता सकते हैं कि ये त्रिभुज नहीं होता है, यानी कि गैर उदाहरण भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं, गैर उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये बात तो गलत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बच्चों के सामने त्रिभुज के अलावा अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत करनी चाहिए। बच्चा सारी आकृतियाँ देख लेगा और उनमें फ़र्क करना, संबंध बनाना सब कुछ सीख जाएगा। तो ऊपर के दोनों ऑप्शन भी ठीक थे, पर इतने कोई प्रभावित है नहीं, तो वो भी गलत हो जाएंगे। एक ही ऑप्शन सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमको, और वो है ऑप्शन नंबर 4, और वही आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या कह रहा है, एक विभाजन के प्रश्न में भागफल का 5 गुना है। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगा मैं। ठीक है, 57 क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान से। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है। ठीक है, अपन ऐसे सोल्व करते जाएंगे अब इसको धीरे धीरे। ये हो गया आपका विभाजन। भाजक जो है, भाजक यहाँ लिखा था वो 5 गुना है, यहाँ पे जो भी है वो 5 गुना है, और भागफल का, ठीक है, शेषफल का 2 गुना है। शेषफल जो भी आएगा उसका 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है, ठीक है, तो एक चीज़ इन्होंने दे दी है, शेषफल 5 है। शेषफल 5 है तो आपका भाजक कितना हो जाएगा, भाजक आपका हो जाएगा 2 गुना, यानी कि 10। ठीक है, भाजक आपका 10 हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे इसने क्या लिखा है, भागफल का 5 गुना है। ये भागफल का 5 गुना है, यानी कि भागफल कितना आएगा आपका 2, भागफल 2 आ गया। तो अब ऐसी कौन सी संख्या अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि जिसमें 10 का भाग देने पे 2 बार जाए और 5 शेषफल बच जाए। तो 10 का भाग 2 बार कितने में जाता है, 20 में जाता है, और शेषफल 5 बचाने हैं तो 25। सिंपल है, 25 आ जाएगा आपका आंसर। ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में आ रहा है 25, तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 में 25 सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, मैं फिर से आपको अच्छे से ब्रीफ कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको अपन बहुत इजी वे में कर सकते हैं। अगर मेरे सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं सिंपल सा सोल्व करके जल्दी से आंसर निकालूंगा। फिर भी आपको मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, आप कभी भी इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। ठीक है, आप मान लीजिए कोई भी जो संख्या है, क्रमागत संख्या है, उसमें पहली संख्या आप मान लीजिए x है। ठीक है, आप x मान लीजिए, तो दूसरी क्या होगी x + 1, तीसरी होगी x + 2, चौथी होगी x + 3 और पांचवी होगी x + 4। यानी कि इन सब संख्याओं का योग क्या हो गया, 20 हो गया। तो आप इसमें x को अलग जोड़ लेंगे और जो अंकों की संख्या है उनको अलग जोड़ लेंगे। आपके पास x कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 x हैं, 5 x जोड़ लिया आपने, प्लस संख्याएं जोड़ लीजिए 1 2 3 4, कितनी होगी इनका टोटल योग 10। ये कितने के बराबर हैं, 20 के, क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब x निकालना है आपको, सिंपल सा आप x निकाल सकते हैं, पक्षांतरण करेंगे तो 5x बराबर 20 माइनस 10 करेंगे, 5x बराबर 10 आ जाएगा और x बराबर आ जाएगा 10/5। तो x कितना आ गया आपके पास, 2। ठीक है, अब इसने पूछा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग, इसको मिटा देते हैं। x अपने पास 2 आ गया, ज़्यादा ही ऊपर चला गया। क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है, मिटा देते हैं इनको। अब केवल 3 संख्याएं रखनी है। ठीक है, x अपने पास 2 आ ही गया है, मान लो ये तीनों संख्याएं अब अपन ने रख ली। x की जगह अपन क्या पुट करेंगे, अब 2। ठीक है, 2 पुट करेंगे तो फर्स्ट संख्या कौन सी होगी, 2 ही होगी, सेकंड होगी x तो है ही अपना 2 + 1, फिर थर्ड होगी 2 + 2। इन सब का योग कर लीजिए, सिंपल, 2 और 2 4, 5, 5 और 2 7 और 2 9। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है 9। तो 58 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा, नंबर 2 सही हो जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, अरे यार ये क्या समस्या है बार बार। चलो कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे आज तो, अगली बार से थोड़ा ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, एक वर्ग के रूप में तार, जूम कर लेते हैं, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, मतलब आपको वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, सीधा सीधा, तार पे नहीं जाना है आपको। यदि इस तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए, इस तार को यदि एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई दे दी है, तो क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, आयत की लंबाई भी आपको दे दी है, तो सबसे पहले तो आपको तार की लंबाई निकालनी है। यानी कि एक वर्ग बना दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे दिया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल ये है तो भुजा कितनी होगी, भुजा आपकी हो जाएगी √144। 144 का आप रूट निकालेंगे, 12 आ जाएंगे। तो वर्ग की एक भुजा हो गई 12, तो टोटल तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, पूरे तार की लंबाई हो जाएगी आपकी 12 × 4, 4 भुजाएँ होती हैं वर्ग में, तो 12 दूनी 24, 12 36 और 12 चौके 48। तार की लंबाई तो हो गई 48। अगर उस तार से अब आप आयत बनाओ, चाहे वर्ग बनाओ, कुछ भी बनाओ, उसका परिमाप तो अब 48 ही रहने वाला है। ठीक है, वर्ग बना तो उसका भी परिमाप 48 है। अब आपने आयत बनाया है, आयत बनाया है तो ये आपका आयत बन गया, सिंपल सा। तो इसकी लंबाई इसकी आपकी परिमाप कितना रहेगा, चारों भुजाएं की लंबाई रहेगी आपकी 48। इन्होंने दे दी एक लंबाई दे दी है 16। ठीक है, 16 दे दी, तो आमने सामने की भुजाएं अपने को पता है बराबर होती है, तो 16 और 16 32 हो गए। 48 में से अगर 32 जाते हैं तो कितने बचते हैं, फिर से 16 बचते हैं, यानी कि ये दोनों भुजाएं जो है मिला के 16 की होगी, यानी कि 8
सेंटीमीटर की ये भी हो जाएगी और 8 सेंटीमीटर की ये भी हो जाएगी। और आपको लास्ट में पूछा है कि ये कितना क्षेत्रफल घेरेगा, यानी कि इसी आयत का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे आप, सिंपल से 16 इंटू 8 करेंगे। बताइए दोस्तों क्या आंसर आएगा 16 इंटू 8 करने पे? थर्ड नंबर ऑप्शन 128। सिंपल है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, जो कि आपको दिया जाता है होमवर्क में। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है आपने बहुत अच्छे से किया होगा, और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस टाइम से मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू ऑल।